मोदी के भक्त भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मोदी ही हैं, ये झूठ बोलते हैं। सुधी श्रोता, विद्वज्जन और मीडिया के, प्रेस और मीडिया के बंधु, यह सेशन डिस्क्रिमिनेशन से ही शुरू हुआ, लिंग भेद से। मित्रों, विगत 20-30 वर्षों में देश और दुनिया जिस तेजी से बदली है, यह बदलाव, यह परिवर्तन आज तक, जब से मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता के इतिहास में यह ऐसा परिवर्तन कभी नहीं आया था। दुनिया रोज रोज बदल रही है और एक आदमी जब तक जीवित रहता है, पहले पीढ़ियां हम गिनते थे, आज एक आदमी में औसतन 20 पीढ़ियां गुजर जाती है। यह परिवर्तन विगत 30-40 वर्षों का है, 1990 के बाद का ये परिवर्तन। अगर हम देश में बात करें, स्त्री शिक्षा की बात हो भी तो भी भारत आगे रह रहा है ग्लोबली। सबसे पहले इंग्लैंड से पहले भी यहाँ भारत में ही वोट का अधिकार स्त्रियों को मिल चुका था, पश्चिमी दुनिया से पहले। भारत में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें स्त्रियों में जितना परिवर्तन हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग की स्त्रियां हो, बच्ची हो, उतना परिवर्तन पुरुषों में नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी क्रांति है। आप गांव घर की जो निरक्षर महिलाएं हैं उसके परिवर्तन को भी गौर कर ले। आईटी परिवर्तन के साथ, सूचना और प्रौद्योगिकी की सूचना क्रांति के साथ ये घर घर, गांव गांव हमारे बाथरूम तक पहुंच चुका है। टीवी, रेडियो नहीं, टीवी तो घर घर है। और इस तरह से यह जो चेतना है उसको मैं सलाम करता हूँ। बिहार में साइकिल क्रांति ने लड़कियों में एक नई चेतना पैदा की। गांव घर में क्या, शहरों में भी लड़कियों का साइकिल चलाना आज से 20-30 साल पहले एक अजूबा था, हास्य व्यंग मजाक का ये विषय हुआ करता था। लेकिन अब आम इस तरह ऐसा प्रचलन हो गया कि लड़कों से ज़्यादा साइकिल लड़कियां ही चलाती है। तो अब हम उस ढंग से भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को न, इस पर आंसू न बहाते हुए हम उसको प्रोत्साहित करें। दो तरह के भेदभाव होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो प्राकृतिक भेदभाव हैं वो हम सभी जानते हैं, लिंग भेद है, नस्ल भेद है और जो जैव विविधता है। और बनावटी जो कृत्रिम भेदभाव है, जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और तरह तरह की चीज़ें जो आप देख रहे हैं, राजा, रंक, मालिक, नौकर, ये सब। तो आज तक सभ्यता के आरंभ से ही भेदभाव मिटाने के प्रयास और आंदोलन चलते रहे। कौन से भेदभाव? हम इस कृत्रिम भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। और किस स्तर पर मिटाना चाहते हैं? हमें एक रोज में कोई दौलतमंद नहीं बन सकता, एक रोज में कोई भिखार भी नहीं बन जाता है। हमें सम्मान चाहिए, समानता चाहिए। यह जो नया जीवन मूल्य आया पश्चिमी ये औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को ये श्रेय है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यही तो चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा में कोई पैसा नहीं लगता है। हम कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, ले सकते हैं। यही समानता है, यही आंदोलन है, यही क्रांति, जो भी क्रांतियां हैं इसी लक्ष्य पर पहुंचने की क्रांति है। कोई धन दौलत और वसत, चाहे फूले पेरियार वगैरह से सारे आंदोलन को आप देख लें, बाबा साहब का आंदोलन देख लें। बाबा साहब गोलमेज, ये गोलमेज नहीं, यहाँ साइमन कमीशन में जो घूमते थे, कहीं भी जाते थे तो ट्रेन में एक डिब्बा बुक करके रखते थे, उससे उतरते नहीं थे, खाना किसी के घर खाने नहीं जाते थे। या राउंड टेबल में या जो व्यवस्था थी उस समय,
उसमें भी बैठकर नहीं खाते थे। इसलिए नहीं खाते थे कि उनके लिए थाली अलग होती थी और वो बाद में सबसे हटा दिया जाता था। ट्रेन में ही सोते थे, जहाँ भी जाते वहाँ बिछावन इनका अलग होता, घर अलग होता। तो वो भेदभाव कम से कम, जातियाँ नहीं टूटी तो दूरियाँ तो कम हुई है कम से कम। इसको इस रूप में हम केवल समस्या ही गिनाते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। अब ये जो आप कह रहे हैं हमारी मूलभूत समस्या क्या है? समस्या आज रोटी नहीं है। रोटी सबसे जो मूलभूत जो जड़ की समस्या आप कह रहे हैं कि आवश्यकता है रोटी है, रोटी नहीं। अगर रोटी समस्या होती तो इंदिरा गांधी के साथ बेरोजगारी, महंगाई और रोजी रोटी समस्या होती। इंदिरा गांधी की सरकार 10 रुपया प्याज हो गया था, प्याज की महंगाई के कारण गिर गई थी। कई बार महंगाई बढ़ने के कारण भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरी है। महंगाई कोई इशू नहीं है। आप जाकर पूछ लीजिए आम लोगों से, कहे पेट्रोल का दाम 500 हो जाएगा तो भी हम खरीदेंगे। ये सवाल है संस्कृति का, विचारधारा का। ये नैरेटिव इस ढंग से फैला दिया गया। आज आप देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है कि हम ये जो हिंदू मुस्लिम फलाने जो भेदभाव है, खास करके इसी नैरेटिव को आज गांव घर में जहर की तरह फैल चुका है। यह कौन सा, हम यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद चाहते हैं और ये बहुत दुखद हुआ है आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, या पाकिस्तान में कभी हुए थे, होते रहे। तो हम माने इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन आपका ये हिंदू राष्ट्र कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां आप चाह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश हो और हम हिंदू राष्ट्र बन जाए। हम इस तरह के भेदभाव में जिए। अरे आप जब ऐसा करेंगे तो वहां प्रतिक्रिया होगी। बांग्लादेश शुरू से ही हमारा मित्र देश रहा है। जब से बना भारत में ही कोई श्रेय जाता है बांग्लादेश बनाने का। लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा मित्र देश, जब हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो सबसे ज्यादा दुनिया में मुस्लिम देशों में बहुत सारे मंदिरों को बर्बाद ध्वस्त किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर का नाश, सबसे ज्यादा मंदिर जलाए गए, तोड़े गए बांग्लादेश में। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारी सोच है, इसको ये एक बच्चा जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के दिनों में मिलते तक जो नैरेटिव गढ़ा गया था हिंदू मुसलमान का, जो जिन्ना और नेहरू के और जो पॉलिटिकल मुद्दा है, उस समय वो उस समय तो नहीं चला। लेकिन आज इतनी तेजी से आप देखिए आडवाणी व्यवहार में कैसा है। आडवाणी जी की आत्मकथा को पढ़ लीजिए, जिन्ना को सलाम करते हैं, कब्र पर जाकर के उनका गुणगान करते हैं, नमस्ते कर सलाम करते हैं और आत्मकथा में लिखते हैं। जो अवदान जिसका किसी का है उसको कैसे हम भुला सकते हैं। और यहाँ आम आवाम में, बच्चा में यह जहर फैल चुका है कि हिंदू हमारा, ये मुसलमान हमारा मित्र नहीं है। मुसलमान और हिंदू अलग राष्ट्र है, अलग व्यक्ति है, अलग विचारधारा है और यह खतरनाक अलगाव, यह सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। यह सुखद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में यह जो नैरेटिव है, यह मिथ्या का वह टूटा है बहुत सारे लोगों ने। और वह कैसे हुआ है, यह जो बंटवारा है, जो कृत्रिम भेदभाव है जातियों का, ये 10 वर्षों में लोगों ने देखा है कि इस तरह से कुछ हो नहीं रहा है। और इसी तरह नारे दे करके संस्कृति की बात कह करके हमें विचारधारा हिंदू मुसलमान में भुलाया जा रहा है। धर्म कर्म में हमारी रोजी रोटी और हमारी जो मूलभूत समस्या है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
हमारा संविधान सब कुछ कहता है। अब ये शिक्षा की बात कह रहे हैं तो इस देश में जो पहला शिक्षा कमीशन बना, अब ये इसमें मीटिंग में इस सेमिनार ने इतने डायमेंशंस पैदा कर दिए, इतने सारे विचार बिंदु यहाँ आ गए हैं कि सब पर विचार करना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हंटर कमीशन पहला कमीशन आया 1873 के आसपास। तो उसमें फूले ने सबसे पहले ये दलित पिछड़ों को सरकारी स्कूल, तो उस समय मिशनरी स्कूल वगैरह मदरसा थे उस समय, सरकार व्यवस्था में बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह में कि हम अलग से स्कूल खोले जिसमें सभी वर्ग के लोग जाए। तो फूले ने एक सबमिशन पेश किया, उसमें पढ़ेंगे तो, और मालवीय जी ने चाहे और लोगों ने विरोध किया था क्या कि अछूतों को भी स्कूल में जाने का अधिकार मिलना चाहिए और उसे छात्रवृत्ति मिले। ये संयोग से स्वीकार भी हो गया। और वो हंटर कमीशन में उसका रिपोर्ट है, फूले का पूरा प्रस्ताव पढ़ लीजिएगा, और लोगों का भी है। तो हंटर कमीशन से शुरू होकर कितने कमीशन बीच में कोठारी से पहले इसमें कंपनी और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कमीशन बने। नियम है वेतन आयोग सरकारी सिस्टम में और शिक्षा कमीशन, चूंकि समय और समाज के साथ साथ शिक्षा भी बदलती रहती है, इसलिए इसके आयोग बनाए जाते हैं। 10-15 वर्षों के बाद कमीशन बने और उस समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन हो। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है ना। शिक्षा नीति 1986 भारत और चीन दोनों में एक ही समय लागू हुआ, और उस आयोग के लागू होने पर के लक्ष्य था उसका 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंदर ही चीन ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और भारत ये 10-15 वर्षों तक, आज तक भारत उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए नई शिक्षा नीति जो आई है ये बहुत ही खतरनाक शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2 तरह से बहुजन, खास करके दलित पिछड़े वंचित समाज के जो लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जो कमजोर है, शैक्षणिक दृष्टि से तो हैं ही, उसमें पहला बार है कि वो तो आर्थिक रूप से वो आगे मैट्रिक तक पर, संयोग से निःशुल्क शिक्षा बिहार में कर्पूरी जी ने ही मैट्रिक तक फ्री कर दिया था बहुत पहले 77-78 में। और ये इधर अधिनियम नया 1909 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मैंने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भारत सरकार ने कंपलसरी कर दिया। ये नियम पारित कर दिया, अधिनियम बन गया 1909 में, नवंबर 1910 में ये लागू हो गया। पूरे देश में 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के लिए आपका अधिकार है, मूल अधिकार में इसको शामिल कर लिया गया संविधान संशोधन करके, कि आप इतनी शिक्षा आप गारंटी के साथ ले सकते हैं सरकार द्वारा। सरकार की ड्यूटी है, सरकार का दायित्व है कि वह सभी वर्ग के बच्चों को 14 साल तक मैंने मैट्रिक तक की शिक्षा वो दे। अब तो नई शिक्षा नीति में 3 साल से ही व्यवस्था शुरू हो गई है पढ़ाई लिखाई की। तो शिक्षा महंगी हो गई है। अब हम 2021 के बाद रिटायर कर गए, इसके पहले 1-1 हजार से 3 साल मैंने डिग्री कोर्स आप 3-4 हजार, ज़्यादा से ज़्यादा सब मिला के 6 हजार में आप 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा कर लेते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आज क्या है, आज 1 साल में उतना लग जाएगा, उससे भी ज्यादा लग जाएगा। अभी नई शिक्षा नीति में इतनी शुल्क इतना बढ़ा दिया गया 10 गुना लगभग, कि कमजोर वर्ग के, जैसा कि अनिल प्रकाश जी ने कहा, इन्होंने इंटरव्यू लिया था कि उनके पास पैसे नहीं है कि नामांकन कराए। और छीजन प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ था, अब तो छीजन ड्रॉप आउट हो रहा है हायर एजुकेशन में, कि मारामारी हम लोगों के समय होती थी, सीट नहीं मतलब लड़कों का एडमिशन नहीं हो पाता था। अब एडमिशन बिहार जैसे गरीब देश राज्य में एडमिशन के लिए लड़के पूरे नहीं हो रहे हैं, सीट नहीं भर रहे हैं। यह है आर्थिक कारण। दूसरा सांस्कृतिक कारण क्या,
भारत, हम सभी जानते हैं कि हमारे इस देश में चाहे पूरी दुनिया में तीन तीन तरह की विरासत है। प्राचीन विरासत, एंशिएंट इंडिया, हमारा बुद्ध वगैरह से लेकर के पूरा जो प्राचीन भारत है। मीडिएवल, मध्यकालीन मुगल भारत हमारी विरासत है। सबसे महत्वपूर्ण और कीमती, सबसे जिसको स्वर्ण युग कह सकते हैं भारत का, वह मुगल काल ही था। मेडिएवल इंडिया और आधुनिक भारत, ये तीनों में से मुगल मेडिएवल को पूरा ही शिक्षा नीति ने खत्म कर दिया, हटा दिया। और मैं एंशिएंट इंडिया में, चलो संस्कृति की ओर, आर्य समाज, पहले ही नवजागरण में आर्य समाज का आंदोलन था, चलो वेद की ओर। उन्होंने पुरानों बाकी ग्रंथों को नहीं माना। ये नवजागरण में राजा राम मोहन, जब ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आप सब सभी जानते हैं, उन लोगों का वेद की। और विवेकानंद सबसे प्रोग्रेसिव थे। अभी केरल की बात कर रहे हैं ना, केरल विवेकानंद के समय, विवेकानंद ने केरल को भारत का मिनी पागल खाना कहा था। वहाँ इतनी कुरीतियां थी और इस ढंग से पिछड़ा हुआ राज्य था, वो कहने लायक नहीं था कि क्या क्या वहाँ होता था। तो विवेकानंद कुमार आसन वगैरह सबको वहाँ स्थापित कर दिए, मिशन चलाए। और मिशनरी लेवल से, क्रिश्चियन मेथड से पढ़ाई इतनी अच्छी हुई कि सब शिक्षित हो गया। 100% शिक्षा वहाँ पर आ गई। विवेकानंद को, इस देश का दुर्भाग्य है, लोग संत और वेदांत दर्शन के गुरु कह करके उनको ये संत के रूप में टाइप कर चुके हैं। विवेकानंद कितने बड़े सुधारक थे और चिंतक थे, इस पर विचार नहीं किया गया। वो शूद्रों के बीच ही रहते थे। और भारत में, दुनिया में उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन इसलिए कि भारत को उस समय अंग्रेज के जमाने में बहुत खराब दृष्टि से दुनिया देखती थी, हिंदुओं को खास करके। और भारत में आकर के विवेकानंद का हर भाषण शुरू होता था, हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। भारत में विवेकानंद ने अपने किसी भी भाषण में नहीं कहा कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। उन्होंने हर भाषण में कहा हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। इसलिए कहा कि कास्ट को भी शूद्र की श्रेणी में शास्त्र ने रखा था। और कास्ट तो चाहे कोई भी, राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस थे, कोई भी, जाति के आधार पर उनका वो व्यवहार यहाँ किया गया और उनको भी प्रायश्चित एक तरह से करनी पड़ी। विवेकानंद को जो हाइपरटेंशन हुआ, बहुत कम उम्र में मरे, उनको बहुत इस जातिगत दृष्टि से बंगाल में वहां से लौटने के बाद प्रताड़ना, उन्होंने प्रायश्चित तो नहीं किया, गोबर माटी फलना चिल्ला जो खाना था। विवेकानंद इतने प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील थे, उनकी विचारधारा जो सामाजिक व्यवहारिक विचारधारा है, उस पर चर्चा नहीं की जाती है। युवाओं के लिए, भारत के लिए अलग आदर्श उन्होंने रखा था और पश्चिम के लिए अलग। लोहिया ने पहले ही आगाह किया था कि भक्ति, ये संस्कृति और पूंजी मिल करके तुमको लूट लेगी। जब एक हो जाएगा तो तुम उसको हरा नहीं पाओगे। और आज संयोग से देखिए, एक भारत ही नहीं, पूरी भारत का प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, पूरी दुनिया पर। जब मोदी जी जब आए, और मोदी जी का इमेज क्या था जानते हैं, पूरी दुनिया ने, अमेरिका सहित सबने इनका वीजा रद्द कर दिया था, बाहर जा नहीं सकते थे। और जब प्रधानमंत्री इस देश ने बना दिया मोदी को, तो फिर पूरी दुनिया में मोदी एक आदर्श बन गए। और मोदी जिस तरह से कर रहे थे, एकदम रियल। मोदी के भक्त भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मोदी ही हैं, ये झूठ बोलते हैं। और मोदी के समय ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक पोस्ट ट्रूथ शब्द नया इजाद हुआ। पोस्ट ट्रूथ माने मिथ्या सत्य कहेंगे, मिथ्या। पोस्ट ट्रूथ को क्या कहते हैं हिंदी में? तो इस तरह का झूठ, बिल्कुल झूठ, जिसको सच समझा जाए, समझा दिया
ट्रंप ने उसका अनुकरण किया। ट्रंप आज भी देखिए, आप वो कहेंगे कि ट्रंप मोदी पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी की क्रूरता का अनुकरण ट्रंप ने किया, या जो भी उधर संक्रमण हुआ। अब क्या है, अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब में जो अराजकता फैलेगी, ये श्रीलंका में ऐसा हुआ था। भारत सहमा हुआ है। भारत की स्थिति ये है कि यह कोई एक्शन नहीं ले सकता कि यह हो रहा है फलाने पर। सारे पड़ोसी तो दुश्मन बन चुके हैं। चीन की चांदी हो गई है, चीन और अमेरिका की भी। हम चीन पर, अमेरिका पर तो उतना नहीं, लेकिन चीन पर इतना आश्रित हैं कि 80% कच्चा माल भारत ही नहीं, चीन, अमेरिका भी तो लेता है, चीन से लेता है। दवा का कच्चा माल अगर चीन देना बंद कर दे दुनिया को, तो दवाएं नहीं मिलेगी। तो इसलिए चीन से भारत नहीं और देश भी डरता है, और अगल बगल में चीन के उपनिवेश बन रहे हैं। तो इतनी तेजी से मल्टीनेशनल कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी भारत में बढ़े हैं, हजारों कॉलेजेस हैं उनके अलग, भाई के केवल यूनिवर्सिटी की बात है। अब लड़कियों का हाल जो प्राइवेट स्कूलों में है, वो 50-50 वहां भी है, कम नहीं है। लड़के लड़कियों का अनुपात 50-50 है। आप गांव के स्कूल में एक कारण हो सकता है कि लोग लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो ये हाल है। अब वहाँ पढ़ाते कौन हैं? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हीं के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। और जो जनरेशन तैयार होकर के आ रहा है, वो बहुत ही खतरनाक जनरेशन है। यह तो सीधे आप नई पीढ़ी के जो जिसका जन्म 90 के बने, ये क्या कहते हैं, 2000 के बाद हुआ है, उन लड़कों को, उस पीढ़ी को देखिए। तो खासकर बहुजन समाज के बच्चे हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा करते हैं कि ये छठ घाट में एक घटना यहाँ पर हम लोगों ने सुनाया कि नदी पर छठ देखने कुछ मदरसा बगल में था, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे आ गए मुसलमान के छठ देखने, और देख रहे थे। और ये छोटी छोटी जाति के लड़के जो इस पार थे, वो दौड़ पड़े हुजूम में, झुंड में। अब उनको पीटना शुरू किया, ऐसी पिटाई की कि एक छोटा और से तो भाग गया, छोटा बच्चा उसमें मर गया, उसको पानी में फेंक दिया। तो यह जो खतरनाक प्रवृत्ति पनपी है युवाओं में, नई पीढ़ी में, वह खतरनाक है। और नेताओं पर ऐसा, ये किसी कोई संगठन इस तरह से विचार क्यों नहीं करता है कि ये संविधान विरोधी भाषण, सांप्रदायिक भाषण आप नहीं दे सकते हैं, और वोट नहीं मांग सकते हैं अल्लाह अकबर या जय श्री राम करके। इस पर विचार किया जाता है, इसका जबरदस्त विरोध होता, तो इसका असर पड़ता समाज में जो मानसिकता बन रही है छोटे छोटे बच्चों में, नई पीढ़ी में, वो खतरनाक मानसिकता है। और ये जातियां टूट रही थी धीरे धीरे। जो जातियों में अंतर था, भेदभाव था, वो कम हो रहा था। लेकिन धर्म के आने के बाद, धर्म का झंडा बुलंद करना शुरू किया लोगों ने, तो जातियां भी उभरने लगी, और इस तरह से दोनों समानांतर बन करके आगे पीछे चल रही है। तो ये जिसका इतिहास मंडल का मंडल ताजा उदाहरण है। और मल्टीनेशनल भारत की अर्थव्यवस्था का मानदंड दुर्भाग्य से हमारे देश में आर्थिक है, पश्चिमी पैटर्न है यह। अर्थव्यवस्था का भारत में कम से कम मानदंड वो नहीं रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों मानदंड, तीनों में हम मजबूत होंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यहाँ आज़ादी मिलने के बाद हुई कि प्राइवेट कंपनियां भी अपना काम करेगी और सरकारी कंपनियां ज्यादा रहेंगी, सरकार अधिक कंपनी खोलेगी।
मोदी जी ने याद कीजिए कि आते ही घोषणा की थी कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे। क्यों कहा था? हवा में नहीं कही थी। 1 करोड़ लोग प्रतिवर्ष सरकारी सिस्टम से रिटायर होते थे। अब तो नौकरी है ही नहीं 14 के बाद। 1 करोड़ रिटायर होते थे। जो लोग हम लोगों की उम्र के हैं जानते होंगे कि अखबारों में लाखों में वैकेंसी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सेवा आयोग की निकलती थी और 1 करोड़ बहाली रोज हर साल नई बहाली होती थी। अब प्लस पोस्ट सृजन होता था कुछ, तो सब मिला जुला करके कुछ आउटसोर्सिंग करके 2 करोड़ तो आराम से पहुंचा मैंने कर सकते थे वो। लेकिन जब देश विदेश में घूमना मोदी जी ने शुरू किया, कहा कि अरे सरकारी नौकरी तो है ही नहीं कहीं पर, सब में स्टार्टअप है। अमेरिका, इंग्लैंड सब में स्टार्टअप है। वो बिल्कुल गेट्स तक वहां पहुंच गए और तब मूड बदला, यहाँ स्टार्टअप शुरू कर दिया जो पूरी तरह फेलियर है। कितने युवकों ने तो आत्महत्या कर ली है कि कर्जा चढ़ गया होगा, आमदनी हुई नहीं। तो स्टार्टअप ये मल्टी जो जिसके पास पूंजी है उसी के लिए है। आप पूरे अमेरिका, इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ के यूनिवर्सिटी में देखिए जाइए, मैट्रिक तक तो लड़के रेगुलर पढ़ते हैं। वहाँ कौन लड़के जाते हैं? यूनिवर्सिटी में सब काम करते हुए लड़के पढ़ते हैं। 20 यूनिवर्सिटी के लड़कों की उम्र क्या है? उनकी आयु सीमा 16 से 14, 15, 16 से 25 तक है और जीवन का सबसे क्रीम टाइम यही होता है, सबसे एनर्जेटिक। ये 16 से 25 साल तक की जो उम्र है, इसी में आदमी जो चाहे कर सकता है, इतना उत्साह होता है। तो इसमें अर्न करने का सबसे अच्छा समय है। तो इसीलिए विदेशों में इस उम्र में लड़के घास छिल करके दूसरा काम करके बूट पॉलिश करके पढ़ाई खर्चा खुद जुटाते हैं, पढ़ते हैं। भारत में क्या है कि आप 75% अटेंडेंस पूरा कीजिए, वो होता नहीं है। अब ये लड़के, हम लोग खुद काम करते हुए पढ़े हुए हैं। ये काम करते हुए गांव में जाएंगे, अपना घर पे जिस नहीं कोई कुछ हो तो जाती है पेशा, पिता के खेत में काम करें या कल कारखाने में काम करें और तब फिर पढ़ाई करें। इसमें बुराई क्या है? आप प्रैक्टिकल को छोड़कर, जो आजकल होता नहीं है, सारे विषय का सेल्फ स्टडी करके परीक्षा दे सकते हैं, पास कर सकते हैं दुनिया के। तो इस पर भी शिक्षा नीति को सोचना चाहिए। नई शिक्षा नीति में 3 साल से शुरू हुए टेक्निकल एजुकेशन को भी वो वैसा ही महत्व दिया गया है जैसा सामान्य एजुकेशन को। ये अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा महंगी हो गई है और संस्कृति के नाम पर चलो वेद की ओर एकांगी संस्कृति ऐसी शुरू की गई है कि बुद्ध को छांट दिया गया। कबीर रैदास की वही कहानी है कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए और ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे रैदास। इस तरह से बुद्धिज्म को 9वां अवतार अब भी बुद्ध को मान करके पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में। तो आप कौन सी संस्कृति भारत में लाना चाहते हैं? भारत को दुनिया बुद्ध के कारण जानती है।